गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारी संस्था करियर कैंपस में स्वागत है। हम पॉलिटी सेशन पढ़ रहे हैं और पॉलिटी सेशन में आज का जो हमारा चैप्टर है वह है प्रधानमंत्री से संबंधित। प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर। भारत में प्राइम मिनिस्टर का क्या महत्व है, उसके क्या कर्तव्य है, उसकी चर्चा संविधान में कहाँ पर किया गया है, प्रधानमंत्री से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और प्रधानमंत्री का किस तरह से नियुक्ति होता है, यह सारे चीज़ों को आज हम एक एक पॉइंट को बारीकी को समझेंगे। जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टर्मों को भी हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री के संबंध में वो सारे फैक्ट को। सबसे पहली बात है कि प्रधानमंत्री भारत के जो संविधान का भाग 5 है, जो कि आर्टिकल्स अगर हम देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होता है तो 52 से 151 तक में इसी भाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री के बारे में भी चर्चा किया गया है। भारत जो है, भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें आपने अगर मेरा वीडियो इससे पहले वाला देखा होगा, जो भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट वगैरह सारे, तो उसमें आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स को हमने बताया है। आज भी हम इसमें जो प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे तो इस प्रधानमंत्री के संबंध में संविधान में इसका वर्णन कहाँ है, इसके संबंध में तो जानेंगे ही, और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री के बारे में जो बात हम अभी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बहुत सारे स्टूडेंट इतना कंफ्यूज रहते हैं कि इनकी नियुक्ति होती है या फिर इनका चुनाव होता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो एक चुनाव का दौर चलता है तो सबको लगने लगता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, बट ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री का हम चुनाव नहीं, मतलब उनका चुनाव नहीं होता, लोकसभा का चुनाव होता है और उसमें हम लोग पार्टिसिपेट होते हैं, डायरेक्ट रूप से वोट देते हैं और उसमें जब मेंबरशिप में बहुमत दल के नेता के रूप में व्यक्ति का नियुक्ति होता है एक प्रधानमंत्री के पद के रूप में, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये कैसे होता है, ये किस तरह से है, कैसी प्रक्रिया है, इस सबको समझेंगे। तो ये आता है इसी क्रम में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत में जो प्रधानमंत्री का संवैधानिक स्थिति के बारे में अगर हम देखेंगे कि भारत में संवैधानिक स्थिति में प्रधानमंत्री का चर्चा कहाँ पर है, तो आर्टिकल्स आता है 74। आर्टिकल 74 में यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। यानी आर्टिकल 74 है, वहीं पर यह वर्णन किया गया है कि भारत में एक मंत्री परिषद जो होगा, क्योंकि भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वह संसदीय प्रणाली के तहत यहाँ सारे कार्यों का, दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। तो ये संसदीय प्रणाली जो है, इसी संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद भी आते हैं। तो मंत्री परिषद के जो हेड होंगे वह कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो इसी बात को यहाँ पर आर्टिकल्स में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल्स कौन सा? तो 74 में कि मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। अब यहाँ देखते हैं कि भारत में कैसी प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली है। भारत में संसदीय व्यवस्था है और भारत में जो संसदीय व्यवस्था है यह, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, ये 2 सदन होता है। इसमें मेंबर होते हैं, इनके द्वारा ही भारत में जो विधि होता है उनका निर्माण किया जाता है। तो ये सारे जो प्रावधान है इन सब के बारे में हम देखिए, पहला तो आज हम प्राइम मिनिस्टर पर ही मेन फोकस कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मंत्री परिषद से, और फिर मंत्री परिषद से संबंधित सारे मंत्री वगैरह जो है उन सब के बारे में क्लियर करेंगे। तो एक एक चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि सारा एक ही चीज़ में डाल देंगे तो वो खिचड़ी हो जाएगा और वो पढ़ने में मज़ा भी आप लोग को नहीं आएगा। इसीलिए हम आज प्रधानमंत्री के संबंध में ही चर्चा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री एक संसदीय, भारत में मंत्री परिषद के रूप में होंगे और मंत्री परिषद के जो हेड होंगे, प्रधान होंगे, वह प्रधानमंत्री होगा। यह उल्लेख आर्टिकल 74 में है। 1-2 पॉइंट आता है कि भारत में जो ये मंत्री परिषद होगा, अगर थोड़ा सा इसको हम देखेंगे, मंत्री परिषद, इसमें कहा गया है कि इसमें मंत्री परिषद तो मंत्रिमंडल की भी बात आता है। तो इसमें एक संविधान में संशोधन के बारे में चर्चा आता है। 91 नंबर का 91वां संविधान संशोधन 2004 में, और इसमें कहा गया है कि जो मंत्रीगण होंगे
उसके बारे में कि जो लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं, यदि अभी हम देखेंगे तो लोकसभा में 543 सीट है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना परसेंट, तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक ये ध्यान रखेंगे, अधिक नहीं हो सकता है कौन, तो मंत्रिमंडल में। यानी मंत्रियों की संख्या यदि हम देखेंगे तो मंत्रियों की संख्या लोकसभा के टोटल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। यह प्रावधान 91 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ 2004 में, उसमें यह ऐड किया गया। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मंत्री परिषद था, इसलिए हमने इसको क्लियर कर दिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आता है कि भारत में संसदीय प्रणाली है। अब हम सभी जानते हैं कि भारत में जो कार्यपालिका होता है उसका प्रधान, सबसे प्रमुख संवैधानिक प्रमुख के तौर पर अगर बात करेंगे कि कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। तो भारत में कार्यपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन जो व्यक्ति है वह है राष्ट्रपति। लेकिन ये संविधान के तौर पर, लेकिन वास्तविक रूप में उन सारे शक्तियों का, उन सारे कार्यों का, दायित्वों का निर्वहन जो अगर बात करेंगे कि कौन करते हैं, तो ये करते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परिषद के सलाह पर सारे कार्य करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है। तो यही यहाँ पर हम लिखे हैं कि कार्यपालिका का सर्वोच्च कौन होते हैं, राष्ट्रपति। प्रयोग कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति को जितना भी कार्य, दायित्व, पावर दिया गया है, उन सारे शक्तियों का उपयोग प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मंत्री परिषद के सलाह पर सारे कार्यों को भी किया जाता है, राष्ट्रपति के जो भी कार्य है। तो यहाँ पर याद रखेंगे सारे शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अब आता है सरकार का वास्तविक प्रधान। अभी हमने बताया कि संवैधानिक रूप से कहेगा कि कौन होता है देश का सर्वोच्च पद या प्रधान, तो वह है राष्ट्रपति। बट सरकार के बारे में जब भी बात किया जाएगा, अक्सर बच्चा यहाँ पर इतना कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम सॉल्व में कि वो गलत कर लेता है। उसको आता है बट वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होने के कारण वो यहाँ पर गलती करता है। तो एकदम आज के बाद हम जब भी एग्जाम्स में जाएं तो ये डाउट हमारा क्लियर रहना चाहिए आपको ये वीडियो देखने के बाद, कि जब संविधान के प्रमुख की बात कहेंगे, कार्यपालिका प्रमुख की बात करेंगे, तो वो हो जाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन जब सरकार की बात आएगा कि सरकार के प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो यही बात हम यहाँ लिखे हैं कि सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। सरकारी सत्ताधारी दल के जो नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक दो टर्म हम समझते हैं। लोकसभा का क्या होता है, चुनाव होता है। और भारत में अगर हम बात करेंगे कि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली तो है लेकिन बहुदलीय, यानी कि यहाँ पर कोई एक पार्टी नहीं है, दो पार्टी नहीं, कई सारी पार्टियां हैं और वह सारी पार्टी अपना चुनाव लड़ती है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करती है। उस आधार पे अगर जोन पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी, उस पार्टी, यदि मान लेते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा में सभी पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार लेकर के मैदान में उतरे हैं, और यहाँ पर जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उसी पार्टी के जो नेता होंगे, बहुमत याद रखेंगे, बहुमत दल प्राप्त करने वाले पार्टी के जो नेता होंगे उसको ही राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री। तो ये एकदम क्लियर आज कर लेंगे कि बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री का कभी चुनाव नहीं होता है, उनकी नियुक्ति होती है। तो ये क्लियर रखेंगे कि प्रधानमंत्री को क्या, प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्त होता है, यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो बहुमत दल के नेता जो होते हैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर एक दो टर्म और समझने वाली बात क्या है कि जब अगर बहुमत दल के, ये तो सामान्य स्थिति है कि किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ तो उस दल के नेता प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, किसी भी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होगा, यदि असामान्य कंडीशन की जब बात करेंगे, असामान्य स्थिति की जब हम बात करेंगे,
तो इस जगह पर क्या होगा, यानी किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त है तो क्या होगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक के मतलब अपने विचार से, अपने सोच समझ के अनुसार वो क्या करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो उनको लगेगा कि ऐसे व्यक्ति को हम नियुक्त करें जो अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। तो ये नियुक्त अपने विचार से, अपने विवेक के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त होगा तो प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री किस आधार पर नियुक्त करते हैं, तो वो अपने स्व विवेक से करते हैं और उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो फिर से चुनाव होता है, वह पद से हट जाते हैं, फिर से चुनाव होता है, रीचुनाव के बाद से फिर से यह जो व्यक्ति बहुमत दल प्राप्त करेगा, जो दल, उसके आधार पर यहाँ पर नेता उसी दल के नेता को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा। एक दो कंडीशन आता है, या तो किसी दल को मिलना चाहिए बहुमत, अगर कोई एक दल को बहुमत नहीं मिला तो आप सभी जानते हैं कि गठबंधन की सरकार बनती है भारत में भी, यानी एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ गठजोड़ कर लेती है और फिर उसके आधार पर उसमें से एक व्यक्ति जो होता है, जो उसके नेता होते हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। एक पार्टी दो पार्टी गठजोड़ के सरकार में आती है। तो ये कंडीशन है, कुछ टर्म है जो समझने वाली चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हम आराम से इसको समझ लेंगे। यही सत्ताधारी दल के नेता क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा है कि 91 नंबर का 2004 में जो अमेंडमेंट हुआ था, इसके आधार पर ही लोकसभा के लगभग कुल मेंबर का 50% मेंबर ही जो होंगे वह मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आप देखें, मुझे लगता है यहाँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है। अभी हम बताएं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक टर्म आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर दिए, लेकिन उनका शपथ जो होता है, अब देखिए राष्ट्रपति तो नियुक्त करेंगे, शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, लेकिन यदि वो नहीं है तो उनके ही समक्ष प्रधानमंत्री क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि किनके समक्ष राष्ट्रपति मतलब किनके समक्ष प्राइम मिनिस्टर शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति के ही उनको शपथ दिलाते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट, शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति। अभी हम बताए हैं आपको, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के। उत्तरदायी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर में। यहाँ पर आता है कि जो प्रधानमंत्री है वह किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी जवाबदेही होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी किसके प्रति होगा। तो यहाँ पर ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, अगर बात करेंगे व्यक्तिगत रूप से तो ये प्रेसिडेंट के प्रति, लेकिन सामूहिक रूप से जब मंत्रिमंडल की बात आता है कि मंत्रिमंडल, क्योंकि अभी तो मंत्रिमंडल नहीं देख ली, इसलिए ध्यान रखेंगे, वैसे प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, लेकिन वो सामूहिक रूप से होते हैं। तो जब बात करेंगे सामूहिक रूप से तो यह लोकसभा के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। ये दोनों कंडीशन आप याद रखेंगे, यानी जवाबदेही। तो ये लगभग प्रधानमंत्री से संबंधित ये टर्म है जो कई बार एग्जाम्स में आपको आता है तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति उत्तरदायी वो किसके प्रति होगा, तो लोकसभा के प्रति। एक और बात अभी जो हम बताए हैं कि मंत्रिमंडल जो होता है उस मंत्रिमंडल में 15% से अधिक संख्या नहीं होना चाहिए। तो आपको अभी पता है कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल जो है उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को हटा करके टोटल निकालना है, ऐसा नहीं है, वो टोटल है। टोटल लोकसभा के 15%, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, इंक्लूड है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। मंत्रिमंडल का प्रधान होता है कौन, तो प्रधानमंत्री। इसीलिए मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी कौन करेंगे, प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल जो हुआ उस मंत्रिमंडल के
अगर प्रधान की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडलों की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते रहते हैं, सारा प्रधानमंत्री से संबंधित चीजों को हम आज बस समझेंगे। करा कि प्रधानमंत्री का विघटन, मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का विघटन, अब देखिए मंत्रिमंडल तो है, उसका विघटन भी हो सकता है, उनको समाप्त करने की बात कह रहा है। तो विघटन कैसे होगा, किस कंडीशन में, एक तो यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, या फिर वो त्याग पत्र दे दें, या फिर जो सत्ताधारी सरकार बनाई गई है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के दल के द्वारा, यानी विपक्ष की जो पार्टी होती है उनके द्वारा लाया जाता है। तो ये तीन कंडीशन है। अगर हम देखेंगे कि अगर मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो मंत्रिमंडल का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे थोड़ा सा, तो ये तो मृत्यु और त्याग पत्र आप आराम से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यदि अब यहाँ पर ये भी बात समझने बहुत सारे आदमी को लगेगा कि तो प्रधानमंत्री मर गए तो पूरे मंत्रिमंडल क्यों विघटित हो गया, क्योंकि वो उसके हेड है, लीड करने वाले वही हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि जब प्रधानमंत्री अगर नहीं है, किसी कारणवश मृत्यु उनका है, तो पूरे मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, मंत्रिपरिषद। तो ये रहा। इसके बारे में चर्चा कहाँ है, तो आर्टिकल 74 के 1 में, आर्टिकल 74 के 1 में मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा है। और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की बात अगर करेंगे कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास लाया जाता है, इसके बारे में चर्चा आर्टिकल 118 में किया गया है। जब कभी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो यह विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा, और विपक्ष जब यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है सदन में, सबसे पहली बात तो ये कहाँ आता है, ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद ही रखेंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, और इसको लाने से पहले 50 सांसदों के समर्थनों की आवश्यकता होती है। यानी कोई पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, यदि वह सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र लेकर के, मत लेकर के विधेयक आ जाती है, तो इसके लिए 50 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है। उस पर 50 सांसद अपना समर्थन दे रखे हो। उसके बाद ये आता कहाँ पर, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो अब आज से याद रखेंगे, अविश्वास पत्र हमेशा लोकसभा में आएगा, 50 मेंबरों का समर्थन होना चाहिए सांसदों का। तो ये टर्म रहा विघटन का। अब आता है कि एक और बात आती है विघटन के टर्म में, कि प्रधानमंत्री किसी भी कारणवश राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए, लोकसभा को भंग करने की बात जब आती है, तो ये टर्म भी याद रखेंगे कि लोकसभा को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री, ये लोकसभा है, ये मंत्रिमंडल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। लोकसभा को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। तो और लोकसभा को भंग कौन करेंगे, राष्ट्रपति, लेकिन इसका सलाह कौन देगा, कौन देता है इनको, तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर देंगे। तो ये टर्म याद रखेंगे, लोकसभा के भंग करने के बारे में है ये। आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 कहता है कि पीएम देश के वास्तविक स्थिति से राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं। जब कभी भी देश में किसी भी प्रकार का कंडीशन हो, या प्रशासनिक हो, या फिर संसद में किस प्रकार के कार्य हो रहा है, तो संसदीय व्यवस्था में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सारी स्थितियों के बारे में जानकारी प्राइम मिनिस्टर किनको देते हैं, राष्ट्रपति को देंगे। यह बात कहाँ पर उल्लेख है, तो आर्टिकल्स 78 में यह बात का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। मंत्रिमंडल के विघटन का टर्म भी याद रखेंगे, और लोकसभा के भंग करने की बात, ये दोनों अलग है, दोनों को टर्म को समझ जाएंगे हम कि किस तरह से होता है। एक और बात समझेंगे हम यहाँ पर, कि जब कभी भी इसमें विघटन, मंत्रिमंडल के विघटन में क्या कहता है कि यदि किसी मंत्री के खिलाफ भी अगर ऐसा आता है, अविश्वास पत्र की अगर बात आती है, तो भी वहां पर मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। किसी भी एक मंत्री के खिलाफ भी अगर वह पारित हो जाए तो
ऐसा नहीं कि बिना पारित हुए ही, तो अगर क्योंकि जब तक पारित नहीं होगा तब तक तो वो भंग नहीं होगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये टर्म के लिए किसी भी एक मंत्री के लिए भी ये लागू होता है। तो नेक्स्ट इसमें और हम देखते हैं क्या है आगे, प्राइम मिनिस्टर के पावर क्या है और इसके कार्य क्या है, यानी कि प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ शक्ति और उसके वर्क क्या है, उनके कार्य क्या है, उसको हम समझेंगे। लोकसभा में कार्यों एवं नीतियों की घोषणा करने का काम कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री। लोकसभा में क्या कार्य होंगे, क्या क्या उनका नीति, उसके आधार पर कौन कौन से तय किया जाएगा, वह सारा जो काम होता है वह किनके अंतर्गत आता है, इनकी घोषणा कौन करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। फिर कहता है लोकसभा में प्रश्न का उत्तर देना। लोकसभा में, यानी लोकसभा में आप सभी जानते हैं कि ये जो निम्न सदन कहलाता है लोकसभा, और यहाँ पर हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर सरकार से सवाल पूछने की बात जब आती है, जब भी प्रश्न पूछा जाएगा सरकार से, तो सरकार यहाँ पर उन प्रश्नों को जवाब देने के लिए आते हैं। तो ये भी बात है कि प्रधानमंत्री उन सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं सदन में, लोकसभा में। तो ये याद रखेंगे कि लोकसभा में जब कभी भी प्रश्न पूछा जाता है तो उनका उत्तर देने के लिए प्रधानमंत्री आते हैं, उनका प्रश्न उत्तर करते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अब आता है कि वित्त व्यवस्था और बजट में योगदान। देखिए संविधान में बजट जैसा कोई शब्द तो प्रयोग नहीं किए हैं, क्योंकि वहाँ पर है वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में, लेकिन हमने यहाँ लिखा है क्योंकि ये छोटा सा शब्द है, छोटा तो समझ में आ जाता है बजट। तो ये जो बजट तैयार करने की बात करेंगे, तो बजट तैयार करने में भी प्रधानमंत्री का रोल होता है, उसमें भी, और साथ ही साथ जो वित्त व्यवस्था से संबंधित चीज़ें होती हैं उनमें भी प्रधानमंत्री अपना योगदान देते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि उनके ही शक्ति के अंतर्गत आता है। मंत्रियों का विभाग आवंटन। अब देखिए एक बात आती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति सभी कोई को अब तक तो क्लियर हो गया होगा, राष्ट्रपति करते हैं। एकदम सही बात आप लोगों ने समझ लिया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, और जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति। लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किनके सलाह पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। किनके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। अब बात आता है कि देखिए प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर दिया, तो प्रधानमंत्री ही तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अगर कोई व्यक्ति नियुक्त हुए तो उनको शिक्षा का विभाग मिला, कोयला को कोयला मंत्री का। तो ये अलग अलग जो विभाग आवंटन की बात आती है, तो ये दायित्व भी प्रधानमंत्री निर्वहन करते हैं कि कैसे कैसे लोगों को, किन किन लोगों को कौन सा विभाग देना, किस मंत्री को कौन सा दायित्व सौंपना है। तो ये सारा चीज़ ये प्रधानमंत्री ही नियुक्त अपना डिसाइड करते हैं। बट जो विभागीय नीतियां होती हैं उनको बनाने का काम प्रधानमंत्री नहीं करके राष्ट्रपति करते हैं। विभाग आवंटन करेंगे कौन, राष्ट्रपति। ये सारा चीज़ों को क्लियर रखेंगे कि यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि मंत्रियों के विभाग आवंटन का काम किनका है, तो प्रधानमंत्री का। अब आता है प्रमुख नियुक्तियों में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन कौन सी नियुक्तियां हैं, तो सबसे पहले तो हम अभी देखें कि मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। उसके बाद क्या आता है कि भारत में जो महान्यायवादी है उनके लिए भी अगर नियुक्ति की बात आती है तो उसमें भी सलाह देते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। साथ ही साथ कैग की नियुक्ति की बात आती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, उसके भी नियुक्ति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना सलाह देते हैं। इसके बाद निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो निर्वाचन आयुक्त के भी नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके मेंबरों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं प्रधानमंत्री। वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति अवश्य करेंगे, लेकिन इसके बारे में जो सलाह देने के काम करेंगे वो किनके सलाह पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। और राज्यपालों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें पूरी
तरह से अगर रोल देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो ये सारा टर्म है जो आप याद रख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किस तरह से राष्ट्रपति के कार्यों में अपना हाथ या अपना योगदान रखते हैं, किस तरह से ये सारे सलाह के आधार पर राष्ट्रपति अपना नियुक्त करते हैं अलग अलग मेंबरों को अलग अलग पोस्ट के लिए। उसके बाद आता है सर्वोच्च पुरस्कार में स्वीकृति। सर्वोच्च पुरस्कार में स्वीकृति की बात करते हैं, जैसे कि भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सारे जो अवार्ड दिए जाते हैं, इन सभी अवार्डों के लिए जो नामित किए जाते हैं उसमें भी योगदान होता है प्राइम मिनिस्टर का। सलाह उसमें एकदम बिल्कुल समझिए कि इंक्लूडेड रहता है, एडेड रहता है, उनकी सहमति रहती है। तो ये भी हालांकि देते हैं अवार्ड राष्ट्रपति, बट अगर देखेंगे कि इसमें सहमति प्रधानमंत्री की होती है। तो ये भी याद रखेंगे। ये सारे दायित्व कुछ वर्ग वगैरह है जो हम प्रधानमंत्री का यहाँ पर एक एक करके लिखे हैं ताकि आपको भी समझ में आ गए कि प्रधानमंत्री कौन कौन से कार्यों में अपना योगदान देते हैं। अब हम नेक्स्ट इसके चीज़ों को और समझते हैं। तो ये आता है भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित। देखिए भारत में प्रधानमंत्री में तो जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सारा काम है वो हम आपको क्लियर कर दिए। लेकिन अब आता है कि भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम से लेकर के अभी 2025 है, इस टाइम तक भारत में कौन कौन से व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए और उनके कार्यकाल क्या था, उन सारे चीज़ों को समझेंगे। और साथ ही साथ इस पॉइंट में मतलब कुछ ऐसे पॉइंट भी हो जहाँ से फैक्ट बनते हो एग्जाम्स के हिसाब से, तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहला अगर देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री में सबसे पहला जो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अब तक में सबसे लंबे टाइम तक ले इस पद पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। दूसरे मेंबर में सबसे लंबे टाइम तक ले ये आते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अब तक भी सबसे लंबे टाइम के लिए प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इनका टाइम अगर हम देखते हैं कार्यकाल तो 1947 से 1964 तक आता है। अब ये प्रधानमंत्री, एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे लंबे टाइम तक ले कौन से व्यक्ति थे, तो ये तो आप लोग को बखूबी पता हो गया कि प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे सबसे लंबे टाइम तक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनके ही खिलाफ सबसे पहले अविश्वास, सबसे पहला अगर कहेंगे अविश्वास कब लाया गया था, 1963 में। तो सबसे पहली ये बात हम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले किनके खिलाफ, किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित लोकसभा में लाया गया था, तो ये था प्रधानमंत्री नेहरू जी के खिलाफ। नेक्स्ट दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का अगर हम टाइम देखते हैं कब से कब तक थे, तो 1964 से 1966, 1964 से 1966 तक ले यह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। और इनके ही कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है 1965 में। और इस युद्ध को ही जब ये युद्ध के संधि की बात आती है तो इसमें संधि के रूप में एक ताशकंद समझौता आता है। आप सभी जानते हैं ताशकंद समझौता लगभग 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ताशकंद समझौता। और ये ताशकंद कहाँ है, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तो ताशकंद समझौता जो होता है, इसी समझौता में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी वो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन पता नहीं इनका मृत्यु का रहस्य, वहीं पर वो उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनके मृत्यु का रहस्य अभी तक ले अनसुलझा ही हुआ है, सुलझाया नहीं जा सका कि किस कारण से मृत्यु हुआ, क्या कारण था। तो ऐसा कोई फैक्ट अभी निकल के आता नहीं है। तो इनकी मृत्यु वहीं हो जाता है ताशकंद में ही। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को याद रखेंगे। और एक बात ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता में जो लाल बहादुर शास्त्री जी भारत की ओर से गए थे तो वहाँ से पाकिस्तान से कौन आए थे, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, याद रखेंगे अयूब खान, ये वहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं। और इस समझौता में
रूस का योगदान रहता है। सहमत ये कह सकते हैं कि इसमें उनका बढ़ चढ़ के योगदान रहा, जिसके कारण ये समझौता संधि सफल होने के कगार पर आती है कि दोनों देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध विराम होने के लिए। तो ये एक अलग टर्म है जहाँ से पॉइंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ आपको बताया है। दूसरा तो समझ गए आप लोग। तीसरा जो प्रधानमंत्री के पद पे आसीन हुए वो थे इंदिरा गांधी जी। यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में आती हैं, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो ये इंदिरा गांधी जी का अगर हम कार्यकाल देखेंगे कि कब से कब तक रहा, तो 1966 से 1977 देखेंगे। याद रखने के लिए कि पहला तो ये जैसी लाल बहादुर शास्त्री जी उनका डेथ हो जाता है 11 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी को यहाँ समझौता हुआ है, 11 जनवरी को ही वो वहीं पे ताशकंद में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद ये जो इंदिरा गांधी आती है प्रधानमंत्री के तौर पर, तो 1966 से 1977 में ये प्रधानमंत्री बनती है। और 1975 में आप सभी जानते हैं कि इमरजेंसी की घोषणा हुआ था। फिर उसके बाद 1977 में ये अपने पद ये चुनाव जब लड़ती है तो वो इसमें जीत नहीं पाती है। तो ये एक ऐसी प्रधानमंत्री भी है जो लोकसभा के चुनाव में प्रधान नहीं जीतने के कारण भी इनके नामों से संबंधित क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रधानमंत्री था जो कि चुनाव में हार जाते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, ये थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के काल में ही पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, याद रखेंगे। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई को हुआ था 1974 में, पोखरण में होता है। स्माइलिंग बुद्धा सबको याद ही होगा, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा ये प्रधानमंत्री के तौर पर रही 1966 से 77। अब आते हैं चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कौन आए थे, तो मोरारजी देसाई। यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई। इनका टाइम अगर हम देखेंगे तो 1977 से लेकर के 79 तक ले रहते हैं। ये पहले गैर कांग्रेसी जो कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आसीन होने वाले व्यक्ति थे, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट आता है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कभी भी किसी सदन में अपना चरण नहीं दिखाने गए, अर्थात ये कभी उपस्थित नहीं होते हैं, यानी सदन में नहीं जाते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि हमने चरण कह दिया है, चरण नहीं दिखाने का मतलब ये नहीं है, मतलब वो वहाँ पर गए नहीं। तो चौधरी चरण सिंह जी, इनका टाइम अगर देखते हैं तो 1979 से 80 तक ले, 1989 से 80 तक ले ये प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं। और यह कभी भी सदन में उपस्थित नहीं हुए थे, कभी सदन नहीं गए। सदन में नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में इनका नाम दर्ज है, चौधरी चरण सिंह। चरण नहीं दिखाने के कारण ये आप एक कोड वर्ड में याद रख सकते हैं। 9 नंबर के रूप में फिर प्रधानमंत्री के रूप में आती है इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो 1980 से 84 तक ले प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभालती है। लेकिन 1984 में याद रखेंगे कि 31 अक्टूबर 1984 का इनका निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का, ये भी याद रखेंगे इंदिरा गांधी। अगला उसके बाद जो इंदिरा गांधी के बाद जो प्रधानमंत्री बने वो थे राजीव गांधी। सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इनका नाम आता है कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे भारत में, तो राजीव गांधी। और राजीव गांधी का देखेंगे 1984 से 89 तक ले ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, सबसे युवा रहते हैं, ये भी याद रखेंगे, सबसे युवा। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। इनकी मृत्यु की जब बात आती है तो इनका मृत्यु भी ये तमिलनाडु का जो चेन्नई वाला क्षेत्र है, चेन्नई, इस क्षेत्र में ही इनकी मृत्यु बम विस्फोट में हो जाता है, जिसके कारण चुनाव के दौरान वे जनसभा को संबोधित करते रहते हैं, उसी समय इनकी बम विस्फोट के कारण इनकी मृत्यु होती है। तो याद रखेंगे ये भी कि चुनाव दरमियान, लोकसभा के चुनाव के टाइम में कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु हुआ था, तो ये थे राजीव गांधी। सबसे युवा कौन थे प्रधानमंत्री, तो राजीव गांधी। हम सारे चीज़ों को बताते चलते ताकि इनसे और भी कुछ अगर क्वेश्चन है तो वो स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन टाइप्स में, तो आप आराम से डील कर पाइएगा। 8 नंबर का आता है वीपी सिंह। वीपी सिंह का कार्यकाल अगर हम देखेंगे तो 1989
से 90 तक ले 1989 से 90 तक ले ये बीपीसी रहते हैं और अविश्वास द्वारा इनको हटाया गया था पद से। ये प्रधानमंत्री के रूप में रहे, लेकिन अविश्वास मत जब आता है लोकसभा में और उसको पारित होने के बाद ये अपने पद को त्यागपत्र दिए थे, यानी कि इनको हटाना पड़ा था। तो वैसे प्रधानमंत्री के रूप में इनका नाम आता है वीपी सिंह। अविश्वास के कारण अपने पद को छोड़ने वाले कौन थे? वीपी सिंह। नेक्स्ट है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की जब बात करेंगे तो 1990 से 1991 तक ले ये पद पे रहते हैं। नेक्स्ट आता है वीपी नरसिंह। वीपी नरसिम्हा जो 1991 से 1996 तक ले भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हैं, वीपी नरसिम्हा। और वीपी नरसिम्हा के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो किसी भी सदन के सदस्य ये नहीं रहते हैं। लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहते हैं। वैसे तो सामान्य स्थिति में किसी सदन के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री। तो हम अभी बताएं कि ऐसा भी टर्म हो सकता है कि किसी को वो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन उनको बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं, तो वो टर्म भी हम ध्यान में रखेंगे। तो ये टर्म आता है कि कौन से प्रधानमंत्री जब पद पर अपना आसीन होते हैं, शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। तो ये आता है वीपी नरसिम्हा राव। इनके काल में ही भारत में वैश्वीकरण आया था, ग्लोबलाइजेशन जो हम कहते हैं वैश्वीकरण। ये जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो था, यह इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया था देश में। अब नेक्स्ट आता है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन मात्र 13 दिन तक, कितने दिनों तक? तो मात्र 13 दिनों तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वहन करते हैं। 16 मई से 28 मई तक। एक याद रखेंगे एकदम बिल्कुल, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री जो सबसे कम टाइम तक ले प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मात्र 13 दिन इनका टाइम, 16 मई से 28 मई तक 1996 में। नेक्स्ट आता है एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा की अगर नाम करेंगे तो ये 1996 से 1997 के समय में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। और यह जिस समय भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, यह भी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी प्रकार के सदन के सदस्य नहीं रहते, किसी भी सदन के, यह विधानसभा सदन के रहते हैं। और ये भी अविश्वास मत के द्वारा इनको पद से हटाया गया था। कौन था? एच.डी. देवगौड़ा। तो दो ऐसे प्रधानमंत्री को याद रखेंगे, एक थे वीपी सिंह और एक थे देवगौड़ा। वीपी सिंह और देवगौड़ा जो कि अविश्वास के कारण अपने पद से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट आता है इंद्र कुमार गुलजार। इंद्र कुमार गुलजार जिनका कार्यकाल 1997 से 98 रहा। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर हम देखेंगे तो 1998 से 2004 तक ले ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। और भारत के प्रधानमंत्री के काल में जब ये कि फर्स्ट टर्म तो बहुत कम दिनों के लिए रहे, मात्र 13 दिनों के लिए, लेकिन दूसरे टर्म में जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये अपने पूरे कार्यकाल को पूर्ण करने वाले प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी भी बनते हैं। क्योंकि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहेगा कि फर्स्ट कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। लेकिन अपने पूरे कार्यकाल को संपन्न करने वाले की जब बात आती है तो यह आ जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही भारत में दूसरा परमाणु जो परीक्षण हुआ था, जो कि शक्ति के नाम से जानते हैं, उसका परीक्षण भी इनके ही कार्यकाल में हुआ था, दूसरा बार भारत में परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट आता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का अगर कार्यकाल देखेंगे तो 2004 से 2014 तक ले ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं। और सबसे लास्ट आ गया नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का टाइम देखेंगे तो ये 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार आते हैं। और अब तक ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये तीसरा इनका कार्यकाल चल रहा है अभी वर्तमान में। तो ये रहा नरेंद्र मोदी जी का। और ये सभी प्रधानमंत्री अब तक भारत के जितने थे उनके हमने एक एक चीज़ों को बताया कि कौन से कब थे, इनका टाइम, उनसे संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट भी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से, तो वो सारे पॉइंटों को हमने बताया। और इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आता है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे
या कौन कौन प्रधानमंत्री थे जो अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु होती है। तो इसमें आता है सबसे पहले नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। सेकेंड आता है लाल बहादुर शास्त्री जी, अभी हम बताए हैं कि ये 11 जनवरी को जब 1966 में ताशकंद समझौता के टाइम में ही इनकी मृत्यु होती है। तो पहले थे नेहरू जी, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा जो प्रधानमंत्री थे वो थी इंदिरा गांधी जी। तो 3 प्रधानमंत्री का नाम याद रखेंगे जो पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुआ। और एक और प्रधानमंत्री आते हैं जिनका मृत्यु हुआ लेकिन वो लोकसभा चुनाव के टाइम की बात आता है, तो ये भी रखेंगे याद, राजीव गांधी जी, ये लोकसभा चुनाव के टाइम में। अब आते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजार लाल नंदा का नाम आता है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन से व्यक्ति आए थे, कार्य किए थे, तो गुलजार लाल नंदा। अविश्वास मतदान पूर्ण त्यागपत्र, यानी कि इसका क्या मतलब है? अविश्वास यानी कि जब किसी मंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सदन में, लोकसभा में, तो उससे पहले ही वह अविश्वास मत पूर्ण होने से पहले क्या हो गया कि वो प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दिए। तो जो ऐसे व्यक्ति थे उसमें एक नाम आता है चौधरी चरण सिंह जी का और अटल जी का। तो ये दोनों नाम हम याद रखेंगे कि इन पर अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया तो जरूर गया था इनके खिलाफ, लेकिन वह मतदान अभी होने से पहले ही इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, अटल जी और चौधरी चरण सिंह। ये अभी हम आपको बताएं, चरण सिंह, चरण नहीं दिखाते किसी भी सदन में जाकर के, तो ये याद रखेंगे। अब आता है कि पहला अविश्वास जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब लाया गया था? तो 1963 में। और इनके खिलाफ लाने वाले जो व्यक्ति थे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेहरू जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में कौन से मेंबर लेकर आए थे, तो ये थे जेपी कृपलानी। याद रखेंगे इनका नाम, काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सीधा एग्जाम्स में बनने का चांस बनता है, जेपी कृपलानी। अब आते हैं सर्वाधिक बार, यानी कि सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और लगभग अगर हम देखें तो कितनी बार इनके खिलाफ लाया गया, तो 15 बार इनके खिलाफ, यानी कि ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो 15 बार अपने पद पर रहते हुए अविश्वास का सामना करना पड़ा था इनको, अविश्वास विधेयक को। तो ये ध्यान रखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे अधिक बार 15 बार। सबसे पहली बार अगर कहेंगे कि किनके टाइम में, तो नेहरू जी के काल में 1963 में। और कुछ पॉइंट्स बनता है क्या, उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर। देखिए कितना एक, ये तो पहली बात, सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि भारत में जो प्रधानमंत्री के बारे में तो संवैधानिक चर्चा है, लेकिन कहीं भी भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है। तो ये याद रखेंगे कि यह पद कोई संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, इस संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है उप प्रधानमंत्री के बारे में। तो उप प्रधानमंत्री का पद, यह एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक पद के रूप में इनको बनाया जाता है। इस पद को सृजित किया गया है राजनीतिक पदों के रूप में, ताकि कार्यों को निर्वहन के रूप में सहूलियत कह सकते हैं सरकार के कार्यों के लिए। तो ये रहा उप प्रधानमंत्री। और भारत में अब तक कौन कौन से व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने हैं उसको भी हम आज समझेंगे। पहली बात तो याद रखेंगे कि पहला उप प्रधानमंत्री भारत में बनने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सरदार पटेल जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जो 1947 से 1950 तक ले भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट आता है मोरारजी देसाई जी का नाम। मोरारजी देसाई जी जो कि भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं और ये 1967 से 69 तक ले, 1967 से 69 तक ले ये अपने पद पे ये उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। नेक्स्ट थर्ड नंबर का अगर हम देखते हैं तो ये आते हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम 1979 में
4th नंबर पर अगर देखेंगे तो चौधरी चरण सिंह, जो 1979 में ही ये भी उप प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं। 5th नंबर पर अगर देखेंगे तो वाईबी चौहान, वाईबी चौहान जो है ये 1979 से 18 तक ले ये उप प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट आता है चौधरी देवीलाल। देखिए चौधरी देवीलाल अगर देखेंगे तो इनका 2 टर्म ओवर आता है, 2 टाइम है। एक तो चौधरी लाल का 1989 से 1999 तक ले, और दूसरा जो देखेंगे तो 19 से 91 तक ले। तो इनका ही नाम याद रखेंगे, चौधरी देवीलाल। फिर नेक्स्ट टाइम भी चौधरी देवीलाल। फिर नेक्स्ट आता है 8 नंबर के लाल कृष्ण आडवाणी, जो 2002 से 2004 तक ले भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। अगर ऐसे व्यक्ति के रूप में कहेगा कि कितने व्यक्ति थे जो भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे, तो व्यक्ति में तो टोटल आपको आ जाएगा 7 ही। व्यक्ति के रूप में तो टोटल 7 ही आएंगे, क्योंकि ये तो 2 बार टाइम ओवर इनका दे रहा है। तो व्यक्ति में ध्यान रखेंगे 7 ही, और ऐसे देखेंगे तो 8 बार भारत के ऐसे कोई व्यक्ति थे जो उप प्रधानमंत्री के रूप में आए थे। यहाँ से आपको समझ गए हैं, यहाँ से ज्यादा उतना नहीं आएगा। भारत के प्रथम और लास्ट उप प्रधानमंत्री के बारे में जब पूछेगा तो ये हम याद रखेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम। अब आता है पद ग्रहण के समय। देखिए कितना रोचक पूर्ण ये जानकारी है कि जिस समय कोई प्रधानमंत्री पद ग्रहण कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम आ रहा है, नामित हो रहे हैं, उस समय वह व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर हो। किस सभा का? यानी राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। जब हम संसद पढ़ेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे, तो और सारे पॉइंट को भी और क्लियर से वहां पर भी समझेंगे, क्योंकि ये सारा हम अभी प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो पद ग्रहण के समय कौन से ऐसे प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा के मेंबर थे? तो इसमें नाम आता है इंदिरा गांधी जी का, दूसरा नाम आता है गुलजार, तीसरा नाम आता है मनमोहन सिंह। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे कि ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपना प्रधानमंत्री के रूप में जब ये पद ग्रहण करते हैं, उस समय ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं। कौन से सदन के? राज्यसभा के। ये इंदिरा गांधी 1966, गुलजार 1997 और मनमोहन सिंह 2004 से 9। तो ये हम याद रखेंगे 3 को राज्यसभा के रूप में, पहला इंदिरा गांधी, दूसरा गुलजार, तीसरा मनमोहन सिंह। त्याग पत्र दे दिए थे, यही HD देवगौड़ा। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी इसके बारे में बता दिए थे, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो ये त्याग पत्र दिए थे। तो ये आपका प्रधानमंत्री से संबंधित आज का ये वीडियो रहा, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से संबंधित ये सारे पॉइंट हम आपको एक एक करके क्लियर किए हैं, और मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और आपको अगर मेरा सेशन पॉलिटी का बहुत अच्छा लगता है या कैसा लगता है, इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे सेशन से जुड़े रहने के लिए करियर कैंपस को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।